नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की और आज अपन नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और नया चैप्टर अपना है भारत की नदियां। तो द रिवर्स ऑफ इंडिया यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। भारत में नदियों का प्रवाह क्रम क्या है और प्रवाह क्रम के आधार पर उनको कितने आधार पर बांटा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे भारत की नदियाँ, यानी कि भारत का जो अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र की मैं बात करूँ तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। तो आज अपन बात करेंगे भारत की नदियों की। भारत की नदियों की बात करेंगे। भारत में अपवाह तंत्र जो है वो कितने प्रकार का है और भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां बहती है उनके बारे में डिटेल से अपन यहां पर चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये अपना भारत है। ठीक है भाई, ये अपना भारत है और इस भारत के अंदर अपन जान लेंगे कि भारत के अंदर प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है भाई, यहां पर अपन देखते हैं ये अपना हिमालय है। ये क्या है भाई? हिमालय। और यहां पर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा अपना प्रायद्वीपीय भारत है। इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की मैं बात करूं तो यहां पर जो नदियां बहेगी वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय से जो नदियां बहेगी वो हिमालय की नदियां। यानी कि सबसे पहले अपन भारत की नदियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर मैं भारत की नदियों की बात करूं, भारत की नदियों के प्रकार, तो भारत की नदियों के प्रकार की बात करें तो भारत की नदियों को अपन प्रवाह क्रम के आधार पर, किसके आधार पर भाई? प्रवाह क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। देखो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर जो नदियां हिमालय से निकलेगी वो हिमालय की नदियां, जैसे हिमालय से नदी निकली, जैसे ये वाली नदी निकली। तो यहां पर अपन जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे गंगा नदी निकली और यहां से यमुना नदी और भी बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये जितनी भी नदियां हैं ये सारे की सारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत से नदियां बह रही हैं ये सारे की सारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, नदियों को प्रवाह क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक भाग तो हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है बच्चे, या फिर इन्हें कहेंगे दक्षिण भारत की नदियां। कोई दिक्कत? हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके अंदर बेसिकली आपको अंतर पूछा जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा एग्जाम होता है उसमें उतने ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा राजस्थान एसआई, या फिर आपने देखा होगा एसएससी के अंदर
और भी जो यूपीएससी के अंदर जो लेवल है वो इस तरीके का हो गया कि वहां पर कथन और निष्कर्ष के रूप में आपको पूछा जाता है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट के बाद फिर आपको वो क्या, उस स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको पूछा जाएगा भाई। चले देखो, हिमालय की जो नदियां हैं, ये हिमालय की नदियां प्राय क्या होती है, लंबी होती है, यानी कि ये लंबी लंबी होती है। देखो भाई आराम से ध्यान से पढ़ना कि नदियां का जैसे ही उद्गम होता है, नदियों का जैसे ही उद्गम होता है तो नदियां सागर की तलाश में भटकती रहती है। जब तक सागर नहीं आएगा या कोई ऐसा विशाल जल संग्रह वहां पर नहीं आएगा तब तक नदियां बहती रहेगी, तब तक नदियां बहती रहेगी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, यहां से अगर गंगा नदी का उद्गम होता है तो ये गंगा नदी भी सागर की तलाश करेगी और सागर की तलाश करेगी तो अंततः इसको कौन सा सागर मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का सागर। ठीक है भाई। यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत का सबसे चौड़ा भाग, भारत का सबसे चौड़ा जो भाग है वो कौन सा है, तो उत्तर भारत का सबसे चौड़ा भाग है। अब यहां पर अगर कोई नदी जैसे उत्तराखंड से निकलती है और जब वो आगे चलती है तो यहां पर चौड़ा भाग होने के कारण उसको सागर आसानी से नहीं मिलेगा। अंततः ये नदियां सागर की तलाश करती 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 ये क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, नहीं है ना दिक्कत। देखो भाई यहां पर अब अपन बात करेंगे, एक चीज में यहां पर लिख रहा हूं कि हिमालय की जो नदियां हैं यह नदियां प्राय लंबी होती हैं। कैसी होती है बच्चे, प्राय लंबी होती हैं। अब देखो यहां से माना कि यहां से कोई नदी निकली प्रायद्वीपीय भारत की और जब ये निकलती है तो इसको तुरंत ही क्या मिल जाता है, सागर मिल जाएगा और सागर मिलेगा तो इनकी प्राय जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर एक अंतर लिख देता हूं कि यह नदियां प्राय छोटी होती हैं। क्या होती है भाई, यह नदियां प्राय छोटी होती है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो भाई हिमालय जो है औसतन 6100 किलोमीटर है। अब ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है हिमालय। अगर हिमालय इतनी ऊंचाई पर स्थित है तो आपने एक शब्द सुना होगा हिमनद। क्या सुना है भाई, हिमनद। अब हिमनद क्या है, हिमनद किसे कहते हैं, देखो स्थल खंड भाग है, इस स्थल खंड भाग पर इस प्रकार से पर्वत पहाड़ है, ये पर्वत पहाड़ है। ये जो पर्वत पहाड़ है समुद्र सतह से अगर 4500 मीटर, कितने मीटर भाई, 4500 मीटर समुद्र सतह से औसत 4500 मीटर ऊपर निकले हुए भूभाग पर माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। और जब यहां पर माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा तो यहां पर बर्फ जम जाएगी। यानी कि यहां पर पर्वत पहाड़ों पर क्या जम जाएगा भाई, बर्फ जम जाएगी। क्या जम जाएगा मेरे बच्चे, बर्फ जम जाएगी। जब यहां पर बर्फ जम जाती है, जब यहां पर बर्फ जम जाती है तो इसको अपन एक शब्दकोश में जानते हैं। उस शब्दकोश का मतलब है हिमनद। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चा, हिमनद है। यानी कि अगर मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। यानी कि हिमालय पर क्या पाए जाएंगे, हिमनद पाए जाएंगे, क्योंकि 4500 से जैसे ही ऊंची हाइट होती है तो वहां पर हिमनद होते हैं। चले आगे, यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं हिमनद से, तो जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं
जो हिमनदों से निकलती है। क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आएगा, जब बारिश का मौसम आएगा तो इन नदियों में बारिश का पानी आएगा। सही है कि नहीं है? अगर बारिश नहीं भी आई और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये जो बर्फ़ है, ये जो हिमनद है, ये बर्फ़ पिघलेगा और ये नदियों के रूप में नीचे की तरफ आएगा। यानी कि यहाँ पर हिमालय में सबसे ज़्यादा जो नदियाँ निकलती है वो हिमनदों से ही निकलती है। ठीक है भाई। और देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ मैं कि हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ हिमनद से निकलती है। हिमालय की नदियां हिमनद से निकलती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर एक अंतर मैंने बताया कि प्राय लंबी होती है और एक प्राय छोटी होती है। देखो यहां पर हिमालय की नदियां तो लंबी होती है, सॉरी प्राय हिमनद से निकलती है। अब देखो यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पर्वत पहाड़ है, इनकी जो ऊंचाई होती है वो 4500 से नीचे ही है। और जब 4500 से नीचे इनकी हाइट होगी तो यहाँ पर क्या हिमनद पाए जाएंगे? क्या नहीं पाए जाएंगे। और हिमनद नहीं पाए जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ की जितनी भी नदियाँ होगी वो विदाउट हिमनद के निकलेगी। और विदाउट हिमनद के निकलेगी तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कैसी होगी? ये नदियाँ जो होगी वो होगी मौसमी नदियाँ। यानी कि ये नदियाँ जब मौसम आएगा बारिश का तब क्या है? बहेगी, अन्यथा नहीं बहेगी। तो हिमालय की नदियाँ कैसी होगी? ये हिमनद के कारण ये क्या होगी? ये सदाबहार नदियाँ होगी, ये सदाबहार बहेगी। यानी कि यहाँ पर एक चीज और जोड़ सकता हूं मैं, हिमालय की नदियाँ हिमनद से निकलती है, इसलिए यह नदियां सदाबहार या वर्ष भर बहने वाली नदियां कहलाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है भाई। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, ये जो नदियां हैं बच्चे, ये नदियां क्या वर्ष भर बहेगी? क्या नहीं बहेगी। जब जब बारिश होगी तब ये नदियां बहेगी, अर्थात ये नदियां मौसमी नदियां कहलाती है। कैसी नदियां? मौसमी। तो ये नदियां कैसी कहलाएगी? मौसमी नदियां। यानी कि जब मौसम आएगा बारिश का तभी ये नदियां बहेगी, मौसमी नदियां कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे बच्चा? नहीं है ना? देखो भाई, अब अगर मैं आपको और अंतर यहां पर बताता हूं तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, ये नदियां सारी की सारी देखो यहां से एक ढाल पूछा जाएगा तो ढाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी होगी? जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो नदियां कौन कौन सी हो सकती है? जैसे होगी कृष्णा, यहां पर कौन कौन सी? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी और ETC, यानी कि इत्यादि और भी बहुत सारी नदियां। अब मैं हिमालय की नदियों की बात करूं तो हिमालय की जो नदियां हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो कौन कौन सी होगी? हिमालय की नदियां होगी, पहली होगी गंगा रिवर, पहले सिंधु नदी तंत्र, और दूसरी कौन सी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरी जो नदी हो जाएगी वो गंगा नदी
तंत्र, यानी कि 3 प्रकार से नदियां अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। और इन तीनों नदी तंत्र के अंदर अपन लगभग 30 से 35, यानी कि मैं तो कहता हूं कि यहाँ पर 40-45 नदियां मैं आपको इनके साथ बता दूंगा। एक बार यहां तक उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, उतारा आपने। ठीक है, अब देखो भाई, चले मिटा रहा हूं मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई, अब हेडिंग लगाइए आप, हिमालय की नदियां। अभी अंतर पूछ लेगा आपको, अब क्वेश्चन कैसे अंतर पूछेगा मैं आपको बताता हूं भाई। देखो, अब पूछेगा अंतर कि निम्न में से हिमालय की नदियों की विशेषता कौन कौन सी है। तो 3 स्टेटमेंट, जो 4 स्टेटमेंट देगा उसमें से 1 या 2 या 3 स्टेटमेंट हिमालय के होंगे और नहीं होंगे। तो उसमें से आपको पहचानना है कि हिमालय की नदियां जो है, हिमालय की नदियां कौन कौन सी है या फिर इनकी विशेषता क्या क्या है। या फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की नदी कहलाती है, हिमालय के अंदर से बहती है। ठीक है, तो वो सारी नदियां अभी आपको पता नहीं है, जब मैं पूरी नदियां बता दूंगा तब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, हिमालय की नदियां, इसमें लगाओ हेडिंग और इसमें लिखो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की नदियां कहते हैं। हिमालय की नदियां कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की नदियां कहते हैं। ठीक है भाई, हिमालय की नदियां कहते हैं। जो निम्न है, अब विशेषता तो आपने वहां पर लिख ली हिमालय की निकलने वाली नदियों को, अब विशेषता बार बार नहीं लिखनी, सिर्फ नदी तंत्र लिख लो। जो निम्न है, पहला लिखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरा लिखो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है भाई, और तीसरा लिखो गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है भाई, गंगा नदी तंत्र। तो यहां पर अगर अपन बात करें बच्चे, देखो सामने सबसे पहले पहला हेडिंग लगा लो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम को यहां पर अपन देखेंगे और यहां पर अपन ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायग्राम से चीजें अच्छे से अपन याद कर सकते हैं। डायग्राम से चीजों को अपन अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मैं यहां पर आपको डायग्राम से ही बताऊंगा सब चीजें। चले बच्चे, देखो यहां पर ठीक है भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो
ये अपना भारत है और इस भारत के यहाँ पर ये अपन को जो जो चीज़ें लेनी है उस चीज़ को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ये मैंने डायग्राम बनाया और भारत का ये पूर्वी भाग है यानी कि पूर्वोत्तर भारत है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा। किसका उद्गम होगा भाई? ब्रह्मपुत्र नदी का। यहाँ पर चाइना है, ये क्या है भाई? चाइना। और चाइना यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अपन बोलते हैं कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला। तो ये कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला भारत के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है क्योंकि यहां से भारत की तीन प्रमुख नदियां निकलती है। कौन कौन सी? यहां से पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र निकलेगा, यहां से सतलज नदी और यहां से अपना ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा। देखो इन नदियों पर, कुछ नदियों पर विवाद भी है जिसको अपन उस नदी के नाम से ही जानते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर विवाद है उसे अपन ब्रह्मपुत्र नदी विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वो विवाद कैसा था और किन किन के बीच था वो अपन आईआर के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ेंगे। और वो आईआर के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला है और इस कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला मैंने कहा था कि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं ये नदियां हिमनद से निकलती है। कहां से निकलेगी भाई? हिमनद से निकलेगी। तो यहां पर भी एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है चेमा योंग डोंग हिमनद। तो यहां पर एक हिमनद है चेमा योंग डोंग हिमनद जो क्या पर है? कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला। और अगर देश पूछेगा तो चाइना में। ठीक है भाई, चले आगे। ये जो चेमा योंग डोंग हिमनद है, इस चेमा योंग डोंग हिमनद से एक नदी का उद्गम होगा जिसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र नदी। देखो जब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होगा भाई तो इसका नाम क्या होगा? इस प्रकार से नदी का उद्गम हो चुका है और इस नदी का नाम है चेमा योंग यार लुंग जांगपो। यार लोंग जांग। अब देखो भाई, यार लोंग जांगपो नदी, सर दिख रहा है क्या? ठीक है भाई। तो देखो यहां से ये क्लियर हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं हो रहा। किसके नाम से हो रहा है? यार लोंग जांगपो। अब ये जो नदी है ये नदी इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से ये नदी बह रही है, इस प्रकार से ये नदी बहना स्टार्ट कर देती है। ये नदी जब इस प्रकार से बहना स्टार्ट कर देती है बच्चे, तो ये नदी देखो एक सर्पीले आकार में बह रही है। किस आकार में बह रही है? सर्पीले आकार में। देखो जिस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं उस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये नदी इस प्रकार से सर्पीले आकार में बहती है। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग जो है इसको नया नाम दे देते हैं और नया नाम क्या होता है इस नदी का? सांगपो नदी। क्या नाम है बच्चे? सांगपो नदी। ये जो सांगपो नदी या फिर यार लोंग जांगपो नदी, ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र के नाम है और ये कहां पर है? तिब्बत और चीन में। तिब्बत और चीन में इसको यार लोंग जांगपो और सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? ठीक है। अब जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर ये नदी इस प्रकार से बहती रहती है और इस प्रकार से चलती है। तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है भाई और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है नामचा बरवा
पर्वत श्रृंखला, नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला। ये जो नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला है, ये नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से ये नदी यहाँ पर टकराती है। इसके बाद ये भारत की तरफ मुड़ेगी और यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है भी, एक दर्रा पड़ता है। अब यहाँ पर दर्रा जो है, ये दर्रा शब्द मैंने यूज किया है। ये दर्रा होता क्या है? ये जो पासेस होते हैं, ये पासेस जो होते हैं भाई, ये पासेस क्या है? देखो यहाँ पर एक समतल यानी कि स्थल भाग की बात कर रहा हूं। माना कि स्थल भाग है, एक स्थल भाग पर अगर दो पर्वत पहाड़ हैं और दोनों पर्वत पहाड़ों के मध्य एक संकीर्ण या फिर नेरो या फिर एक सकरा मार्ग होगा। इस सकरे मार्ग को ही क्या कहेंगे? दर्रा कहेंगे। और ये जो दर्रे हैं, इस दर्रे का उपयोग परिवहन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करेंगे? परिवहन के रूप में करेंगे। ठीक है भाई, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलते आगे। यहां पर एक दर्रा है और इस दर्रे के माध्यम से नदी भारत में प्रवेश करेगी। उस दर्रे का नाम है यांगटेसी या फिर यांग दर्रा। ये यांगटेसी या फिर यांग दर्रे से कहां पर प्रवेश करती है? ये भारत में प्रवेश करेगी। अब जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, ये भारत में आ गई। अब जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन देखो यहां से क्या बनेगा कि यांगटेसी दर्रा कहां पर है? यांगटेसी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो राजस्थान में भारत में प्रवेश होता है, वो कहां से होता है? यांगटेसी या फिर यांग दर्रा। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश से। अब ये भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना? अब भारत के अंदर ये आ गई। जैसे ही भारत में आती हैं, इस प्रकार से ये नदी भारत में आ गई। ये भारत में आ गई और जैसे ही भारत में आती है, तो यहां पर दो नदियां आकर इसमें मिलेगी। कितनी नदियां आकर मिलेगी? दो नदियां। एक तो दिहांग नदी और दूसरी जो नदी है, वो नदी कौन सी आएगी? सिहांग नदी। जब दिहांग नदी का जल इसमें मिलता है, इस प्रकार से जल मिल गया, दिहांग नदी का जल मिल गया। और जब इसके अंदर जल मिलेगा, तो इस नदी का नाम चेंज हो जाएगा। और इस नदी को किस नाम से जानेंगे? दिहांग नदी के नाम से। और कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में। और जब सिहांग नदी का जल आकर इसमें मिलेगा, किसका? सिहांग नदी का। ये सिहांग नदी, जब सिहांग नदी का जल आकर इसमें मिलेगा, तो ये जो नदी है, ये नदी इस प्रकार से बन जाएगी। यहां पर तो इस नदी को किस नाम से जानेंगे? सिहांग नदी के नाम से। ठीक है ना? सिहांग नदी के नाम से। अब ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ चलेगी इस प्रकार से। अभी कहां चल रही है? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दो नाम से जाना जाता है, दिहांग और सिहांग। अब देखो एक चीज यहां पर आती है, असम। यहां असम स्टार्ट हो जाएगा और असम का एक स्थान यहां पर आएगा। असम का वो स्थान है असम का सदिया। देखो भाई, असम के सदिया से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक ये जो नदी है पूरी की पूरी पर्वतीय क्षेत्र में है। कहां पर है भाई? पर्वतीय क्षेत्र में। पूरी की पूरी पर्वतीय क्षेत्र में है ये जो नदी है। अब तक पूरी की पूरी पर्वतीय क्षेत्र में है, लेकिन
लेकिन यहां पर असम के सदिया में पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश। अब देखो मैंने यहां पर इस नदी को कहीं पर भी कोई ब्रह्मपुत्र नाम दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया तो इस नदी को देखो यहां पर असम के सदिया में पहली बार, असम के सदिया में। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस नदी को पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया। पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया। तो पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया। अब ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और जैसे जैसे आएगी, अभी असम में बह रही है भाई, कहां बह रही है? असम में, और ये नदी आगे की तरफ आ गई। ये जो स्थान है असम का ही है, और असम में एक स्थान है धुबरी। कौन सा स्थान है? धुबरी। तो असम के धुबरी तक आ गई। अब देखो असम के सदिया से असम के धुबरी, यहां पर वाटर हाईवे 2 नंबर है और इसकी कुल लंबाई यहां से लगाकर यहां तक की है 891 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाटर हाईवे 2 नंबर, देखो पानी में चलने के लिए भी रास्ते होते हैं, सड़कें होती है, ऐसे नहीं कि भाई कहीं से भी निकल लिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी क्या है, रास्ते होते हैं और रास्तों के माध्यम से ही अपन यहां पर चलते हैं भाई। देखो यहां पर तो वाटर हाईवे 2 नंबर कितना किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 891 किलोमीटर का। कहां से कहां तक? असम के सदिया से असम के धुबरी तक। असम के सदिया से असम के धुबरी तक। अब देखो यहां पर इस नदी पर यहां पर 2 शहर स्थित है भाई। एक तो यहां पर है जिसका नाम है डिब्रूगढ़, और दूसरा जो स्थान आ जाएगा यहां पर वो हो जाएगा गुवाहाटी। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कौन सी नदी के तट पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इसी प्रकार से जैसे आगे चलते हैं तो यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मांजुली द्वीप। ये जो द्वीप है नदियों द्वारा निर्मित है और विश्व का नदियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है भाई? मांजुली द्वीप। और जैसे ही आगे चलते हैं तो यहां पर ये बांग्लादेश, और यहां पर ये नदी आ जाती है बांग्लादेश के तट पर, और बांग्लादेश के तट पर यहां पर आते हैं, यहां स्थान है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा। तो गोलपाड़ा नामक स्थान से ये नदी कहां प्रवेश करेगी भाई? पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में, सॉरी भाई। और अफगानिस्तान में जैसे प्रवेश करेगी तो इसको किस नाम से जानेंगे? जमुना। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो गंगा की एक सहायक नदी आएगी भाई, पद्मा, ठीक है, पद्मा। जो मैं गंगा पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना उसको, पद्मा। ये पद्मा नदी जमुना नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और मणिपुर की मणि पहाड़ी से एक नदी आती है भाई, यहां से नीचे से, और इस नदी का नाम है मेघना नदी, मेघना। और ये मेघना नदी जब पद्मा नदी में गिरेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेघना। और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। मेघना के नाम से किस में जाकर गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। तो इस प्रकार से इस नदी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां पर नहीं है ना। देखो कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला से एक हिमनद है चेमा योंग डोंग हिमनद। लिखो मत, सामने देखो,
चेमायोंग डोंग हिमनस से यार लोंग जांगपो नदी निकलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र निकलती है। जब ये आगे चलती है तो सर्पिल आकार में बहती है। किस आकार में बहती है? सर्पिल आकार में। और सर्पिल आकार में बहती है तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, यानी कि तिब्बत चीन में इसको दो नामों से जानते हैं, यारलोंग जांगपो और सांगपो। भारत में प्रवेश करेगी यांगटेसी या फिर यांग्यांग दर्रे से, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत में जैसे आएगी तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी। दिहांग और सिहांग नदियों का जल इसमें जाता है, तो इस नदी को दो नामों से जानते हैं, दिहांग नदी और सिहांग नदी, जो अरुणाचल प्रदेश में दो नाम है। असम के सदिया में पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बार यहां से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम के धुबरी और असम के सदिया से ये नदी यहां पर क्या करती है? अब देखो, मैंने कहा कि पहली बार मैदानी क्षेत्र में। अब मैदानों में जब नदियां जाती है तो इसके ऊपर अपन परिवहन कर सकते हैं, जहाज वहाज चला सकते हैं। तो यहां पर ये नदी मैदानी क्षेत्र में आ गई, और मैदानी क्षेत्र में जब ये नदी आती है तो वाटर हाईवे 2 नंबर 891 किलोमीटर का इस पर बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा भी गया पिछली बार रीट में कि वाटर हाईवे 2 नंबर कहां से कहां तक है? तो असम के सदिया से असम के धुबरी तक। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक नहीं है ना? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर गुवाहाटी व डिब्रूगढ़, जो असम के स्थान है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये दोनों इस नदी के तट पर है। और माजुली द्वीप की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं तो यह नदी कहां प्रवेश करेगी? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गोलपाड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहां से करेगी भाई? गोलपाड़ा नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोई दिक्कत यहां पर? इसी के बाद में जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। किसके नाम से? जमुना के नाम से इसको जानते हैं। कोई दिक्कत? इसी के बाद यहां पर पद्मा नदी आती है, जो गंगा की सहायक नदी है या गंगा का ही एक रूप है। ये पद्मा नदी बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी में मिल जाती है। जो जमुना नदी है वो पद्मा के रूप में जानी जाती है। और मणिपुर की मणि पहाड़ी से एक नदी आती है, मेघना नदी, और मेघना नदी सीधी सीधी आती है और ये पद्मा नदी में गिरती है, जिससे इस पद्मा का नाम भी चेंज हो जाता है। और किस नाम जाना जाती है? मेघना के नाम से। और अंत में मेघना के रूप में ही ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर विराजित हो जाती है। एक बार इसको आप लिखो, अब तो दिख गई होगी आपको। एक बार इसको बनाइए भाई, बनाइए इसको एक बार। ठीक है, तो इसको आप बनाइए और बनाकर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बनाइए भाई, इसको आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको बनाना है। और आराम से बनाओगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, समझ के बनाना है। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। और मैं इसकी डिटेल आपको पूरी की पूरी डिटेल लिखवाऊंगा। और ये पार्ट भारत का जो प्रवाह तंत्र है, और भारत का प्रवाह तंत्र में ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है भाई, तो बना लीजिए सभी लोग, इसको आराम से बनाइए, क्योंकि ये डायग्राम ही है इस नदी की जान। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो नदी समझ में आ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अपन गंगा को भी पढ़ेंगे, सिंधु को भी पढ़ेंगे, जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर करेंगे। और मेरे हिसाब से आपका कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा डायग्राम से समझाया, और डायग्राम से ही ये समझ में आती है। बहुत बार ऐसा होता है
कि हेडिंग लगा देते हैं भाई, लगाओ ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम यहाँ से हुआ, इसको इस नाम से जाना गया, वो डायरेक्ट आपको लिखवा देते हैं। तो लिखवाने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इस चीज़ों को दिखाना पड़ता है, इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ता है, तभी जाकर ये क्लियर हो पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र और इसको पूरा लिखेंगे। तो इसको पूरा लिखकर सिंधु नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, चलते हैं।